वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चयवाचक अव्यय, विस्मयादि वाचक अव्यय, या बोधक भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा आज क्लियर हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। आइए कुछ और जानकारी लेते हैं। सेंटेंस अब थोड़ा सा डील करते हैं। सेंटेंस क्या बोलते हैं? वाक्य। वाक नहीं, वाक्य बोलते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहली बात तो ये, सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कुछ मतलब है ना, कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। और अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं आती है तो फिर ये एक सेंटेंस, इसको हम नहीं कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। एग्जाम्पल किस तरीके से, ज़रा देखें। रमेश इज गोइंग थ्रू सिवियर इलनेस। मतलब ये हुआ कि जो रमेश है अभी उसकी स्थिति भाई ठीक नहीं है। ओके, बहुत सीवियर इलनेस, खतरनाक एक तरह से कह सकते, बहुत ही गंभीर अवस्था में रमेश है। रमेश एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, गोइंग भी एक वर्ड है, थ्रू भी एक वर्ड है, इलनेस भी एक वर्ड है, सीवियर भी एक क्या वर्ड। तो अभी हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यही तो कहा गया ना कि रमेश इज गोइंग थ्रू सीवियर इलनेस। तो यहाँ पर टोटल वर्ड्स कितने हैं? टोटल वर्ड्स 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स हैं टोटल। तो रमेश कुछ और है, इज़ क्या है, गोइंग क्या है, थ्रू क्या है, सिवियर क्या है, और इलनेस क्या है। तो वही जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 थे हमारे पास टोटल, उसी डब्बे में एक एक को हम रखेंगे। जिससे रमेश हो गया हमारा नाउन, रमेश क्या हो गया? नाउन। इज़ हो गया वर्ब, गोइंग भी वर्ब हो गया, थ्रू हो गया प्रेपोजिशन, सिवियर क्या हो गया? सिवियर हो गया एडजेक्टिव, इलनेस, इलनेस हो गया अगेन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। तो अब तो पता चल गया ना, ये जो स्पीच होती है टोटल 8 कैटेगरीज में, उसको हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं। और हर एक का एक एक मीनिंग कंटिन्यू रखा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच डन, एक सेंटेंसेस डन। अब हम एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ाई करते हुए नज़र आएंगे। पर जो बेसिक चीज़ें जिससे कि हम इंग्लिश भाषा के समरूप और उससे परिचित हो पाएंगे, तो वो है फिर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ओके, ट्रांसलेशन। तो कैपिटल लेटर ए टू जेड प्लस स्मॉल लेटर्स ए टू जेड, ये हमारा क्या हो गया? क्लियर हो गया ऑलरेडी, क्या है? क्लियर है। अब हम ट्रांसलेशन सीखेंगे किसकी? हम ट्रांसलेशन सीखेंगे हिंदी के जो वर्ण हैं। ओके, तो हिंदी भाषा की जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला में जितने वर्ण उपलब्ध हैं हमारे समक्ष, उसकी अंग्रेज़ी क्या होती है, कैसे होती है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें
हिंदी भाषा की वर्णमाला आनी चाहिए ना। तो पहले क्या होता, दो चीज़ होती हिंदी में, स्वर और व्यंजन, है ना, स्वर और व्यंजन। तो स्वर क्या होता है इसको देखते हैं, और व्यंजन क्या होता है। अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, री। फिर इसके बाद आता है ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। यहाँ पर अंग और अ जो होता है इसको हम लोग स्वर में कंसिडर नहीं करते। ओके, ये एक अलग चीज़ है, इसके लिए अलग से नाम दिया गया है। इसको बोला जाता है अयोग वाह, अयोग वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वर अ से लेकर औ तक ही है। जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद व्यंजन क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक। प्लस में फिर अलग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि श्र वगैरह, इस तरीके से। तो इसको भी हम सीखेंगे आगे चलकर, पर जो बेसिक फंडामेंटल वो यही, स्वर अ से औ तक, और अंग और अ है अयोग वाह, और व्यंजन क से ज्ञ तक। तो इन सब की अंग्रेजी क्या होती है, क्या नहीं होती है, इसको हम पढ़ते हुए चलेंगे। ओके। हाँ, एक चीज़ होती है मात्रा, तो थोड़ी सी हम हिंदी भी पढ़ लेते हैं कि मात्रा असर क्या होती है। मात्रा, मात्रा होता है लिखने का तरीका ही, ये भी लिखने का तरीका शॉर्ट में, है ना, शॉर्ट में। जैसे अगर अ लिखिए तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना, नो मात्रा ऑफ अ। क्योंकि जब हम राइटिंग में आते हैं तो हिंदी जैसे में बात करनी होती है हिंदी में मुझे, तो जैसे मैं बोल पा रहा हूँ तो उसको कैसे लिखूंगा, तो उसके लिए एक डिज़ाइन बनाया गया जिसको लिपि कहते हैं, स्क्रिप्ट। फिर अब उसमें भी और शॉर्टकट लेनी है कि भाई उतना भी पूरा नहीं लिखना होता। जैसे मुझे आ लिखना होगा तो मैं ऐसा आ नहीं लिखूंगा, ठीक है, किसी केस में लिखूंगा, पर एज जनरल ऐसा नहीं लिखूंगा, ठीक। तो फिर इसके जगह पर क्या कुछ लिखना पड़ेगा, न्यू आइटम, यस। तो उसके लिए एक लाइन आपको देनी होगी, ऐसे खरी लाइन, खरी पाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है ये आ है। ऐसा डिज़ाइन किया गया है फॉर दिस हिंदी लैंग्वेज, इसलिए ऐसा है। तो सभी मात्राएं भी हम एक एक करके देख लेते हैं। और अपने फ़ोन में आपके हिंदी कीपैड होगा, अगर नहीं है तो लैंग्वेज में जाकर आप डाउनलोड कर लें, उससे हिंदी टाइपिंग करने का भी प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए, शुरू से हम देखते हैं। पहला आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, फिर री, ए, ऐ, ओ, औ, बस हो गया। अ का नहीं होता तो उसको हम क्रॉस कर देते हैं। आ, अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, इसको बहुत लोग होते हैं औ बोलते हैं, ठीक है, दिस इज़ नॉट औ जैसी कोई चीज़ नहीं होती हिंदी में। होती है, क्या होती है मैं आगे क्लास में बताऊंगा, पर अभी फ़िलहाल ये औ नहीं है, दिस इज़ अ, है ना, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर आ, एक लाइन, ह्रस्व ई के लिए एक लाइन, और इस तरीके से ना लेफ्ट साइड से ऐसे गया मैं, ह्रस्व ई। फिर दीर्घ ई राइट साइड से, ह्रस्व उ, सो सिंपल, दीर्घ उ इस तरीके से, री नीचे बस ऐसा, है ना, ऐसा। ए के लिए बस इस तरह से, ए के लिए डबल, ओ,
एक ऊपर ए जैसा और एक नीचे डंडा ऐसा ओ, और औ के लिए डबल। और याद रखना जो डबलिंग चीज़ जा रही है एक ही लाइन से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर आपने कर दिया और एक यहाँ कर दिया, मतलब ऐसा और ऐसा ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। एक ही लाइन से कनेक्ट होनी चाहिए, ये है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ रॉन्ग, इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। सिर्फ अब ये तो अ से लेकर औ तक ये क्या हो गई, ये है स्वर। तो स्वरों की क्या होती है, मात्राएं होती है। क्या होती है, मात्राएं। तो यही सब मात्रा आपको बस एक बार ख्याल में रखना है। बाद बाकी हिंदी के शब्दों को जैसे मैं लूँगा तो फिर समझाऊँगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अभी समझा दे रहा हूँ, अपनी जो हिंदी उसी को लिख करके जैसे हिंदी में लिखता हूँ, ठीक है। हिंदी, क्या यहाँ पर कोई मात्रा दिख रही है? बिल्कुल। और कौन किसकी मात्रा होती है, स्वर की। तो ये देखिए, ये एक मात्रा ये हो गई, ये कहाँ से जाएगी, मैच करेगी, जाएगी 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 और यहाँ से मैच कर गई। अब ये मात्रा किसके लिए उपयोग की जाती है, ह्रस्व ई के लिए। तो ये ह्रस्व ई आधा न है, और द अब यहाँ देखिए राइट साइड से गया है तो ये जाएगी, यहाँ से स्टार्ट है, गया 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 और यहाँ पहुँच गया, ये दीर्घ ई। तो अब थोड़ी सी हो सकता है आपको समझ लग गई होगी कि मात्रा का क्या इम्पोर्टेंस है, इस वजह से मैंने ये सब बताया, ठीक है। ताकि आपकी उच्चारण भी और समझने की जो योग्यता है वो भी विकसित होते रहे साथ साथ। क्योंकि जब तक हिंदी मुझे नहीं आएगी मैं अंग्रेज़ी में एक्सपर्ट उस स्तर तक कदम पर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो थोड़ी सी बीच में हिंदी स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो उसको भी सीखते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। इसके बाद और भी मात्राएं होती है, तो उसको अलग सा नाम दिया गया है हिंदी में, उसको बोलते हैं बारह खरी। क्या बोलते हैं, बारह खरी। ओरिजिनली तो सिर्फ स्वर की मात्रा होती है, पर जो व्यंजन चीज़ होती है उसमें क्या है दिक्कत कि उसकी अपनी कोई मात्रा होती नहीं है, तो स्वर की मात्रा मिला करके हम उसकी मात्रा बनाते हैं। तो कितनी मात्राएं उसमें हो जाती है टोटल, अगर हम गिनती करेंगे तो गिनती के बाद 12 हमें दिखाई पड़ती है। सबका थोबरा भी आपको दिखाता हूँ कैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए नाम क्या दिया गया, 12 खरी। क्या नाम दिया गया, 12 खरी, बिकॉज दे आर इन टोटल 12, 1, 2। ओके, तो चलिए आपको अभी दिखाता हूँ। क से स्टार्ट करेंगे तो क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कं, का। तो अगर हम इसकी गिनती करें तो देखिए कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। अब मैं भी आपको मात्राओं का सीन भी दिखा दे रहा हूँ कैसे क्या है। कुछ नहीं है, मतलब यहाँ अ की मात्रा है। वेरी सॉरी। कुछ नहीं, मतलब अ की मात्रा। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, आह। तो ऐसा है। कुछ लोग इसको विसर्ग भी बोलते हैं, क्योंकि ये अयोग वाह है, तो ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है। जो भी मैंने भी डिस्कस किया ना प्रीवियसली, क्या लिखा था, अयोग वाह। ये स्वर भी नहीं है, व्यंजन भी नहीं है। थोड़ी सी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। स्वर मतलब क्या है, स्वर माने इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, निरालंब है ये, निरालंब है ये। मतलब इसकी सत्ता अपने पास है। इसको बोलने के लिए, बोलने के लिए, बोलने के लिए
किसी की ज़रूरत नहीं है। तो स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए किसी और सत्ता की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। फिर व्यंजन क्या होता है? व्यंजन उसे बोलते हैं जिसको बोलने के लिए स्वर की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आप बोलिए क, है ना, यह है क। तो क बोलने से क और अ दोनों को जब ऐड में करूँगा तो ये आती है, ठीक है। तो ये है व्यंजन और इसमें अ मिल गया, तो अ वाली साउंड आ गई ना। जैसे फिर मैं बोलता हूँ का, तो फिर क जोर आ, का, है ना, इस तरीके से। तो क्या बनती है? का। इसलिए हलंत चिन्ह भी लगाया जाता है, मतलब ये आधा, ओके। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? का पूरा। तो इंडिपेंडेंट सत्ता किसकी? स्वर की और व्यंजन की, इस पर डिपेंडेंसी है। इन दोनों के बीच में पहुंच जाता है कौन? अयोग व। ये इसको ना तो हम पूरे तरीके से स्वर कह सकते हैं, कंग बोलिए, कंग नहीं हो पाएगा ना। और कह, क भी अ भी आ जाता, अ भी, तो व्यंजन के जैसा लगता है ना। इस तरीके से दोनों को क्या कहा गया? अयोग व। तो इसकी डिपेंडेंसी दोनों, ना तो स्वर है ना व्यंजन, इसलिए एक अलग कैटेगरी बना दे, पर साथ में वर्ण माला के, तो इसको देखते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गई। तो अब जैसा हमने बात करा उसके अनुसार अब कोशिश हम करते हैं आगे बढ़ने की। स्वर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, कि हिंदी के जितने स्वर होते हैं उसको अंग्रेज़ी भाषा में कैसे परिवर्तित हम कर पाएंगे, उसकी चर्चा यहाँ करेंगे। तो जैसे अ लिखा है ना, तो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे? ए, या फिर डबल ए भी लिख सकते हैं, डबल ए भी लिख सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी परिस्थिति कैसी है, ठीक है। पर अभी के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय फॉर नाउ।